हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। हम लोग यूनिट 7 देख रहे थे और आज हमारा टॉपिक क्या है? उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देख चुका है? भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां। और आज हमारा टॉपिक क्या है? उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, यानी कि सैटेलाइट एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या सैटेलाइट होते क्या है या फिर उपग्रह होते क्या है। तो उपग्रह वह वस्तु या उपकरण है जो किसी ग्रह या तारे की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। वह वस्तु या उपग्रह जो किसी ग्रह या तारे की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ग्रह एवं तारे की परिक्रमा करते हैं, उन्हें ही क्या बोलते हैं हम लोग? सैटेलाइट या उपग्रह कहते हैं। ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक उपग्रह और दूसरे होते हैं क्या? कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, प्राकृतिक मतलब कि नेचुरल, और एक होते हैं क्या? आर्टिफिशियल, जिसको हम लोग बोलते हैं। प्राकृतिक उपग्रह मतलब ऐसे उपग्रह जिनका निर्माण यूनिवर्स की प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है, यानी कि यूनिवर्स के माध्यम से जो निर्मित उपग्रह है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक उपग्रह। और कृत्रिम उपग्रह जिनका उपयोग मानव के द्वारा किया गया है विभिन्न प्रकार के प्रयोगात्मक कार्यों को संचालित करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए रिमोट सेंसिंग वाले उपग्रह, संचार उपग्रह, नेविगेशन उपग्रह। इन सब उपग्रहों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। और जबकि प्राकृतिक उपग्रह जो ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स की जो प्रक्रिया होती है, फिर यूनिवर्स का जो प्रोसेस होता है उसके माध्यम से जो उपग्रहों का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृतिक उपग्रह। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा अभी लेटेस्ट में शनि के 145 उपग्रहों की खोज हुई है। किसके? शनि के 145 उपग्रहों की खोज हुई है। आईएमपी डेटा है ये, करेंट का। देखिए, आपसे ये पूछ सकता है ना? कितने? 145। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? प्लेनेट कौन सा है? तो आपको लगाना है क्या? शनि है। ठीक, यूनिवर्स में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होगी कि सैटेलाइट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वैश्विक परिदृश्य में सैटेलाइट यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि कौन से कृत्रिम उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होते हैं रिमोट सेंसिंग उपग्रह। क्या? रिमोट सेंसिंग उपग्रह। ठीक है, रिमोट सेंसिंग का अर्थ होता है क्या? दूर स्थित वस्तु के क्या? दूर स्थित वस्तु के भौतिक संपर्क में, यानी कि फिजिकल कनेक्शन के बिना आप विकिरणों के माध्यम से उस वस्तु की समस्त जानकारी प्राप्त कर लेना ही क्या कहलाता है? रिमोट सेंसिंग कहलाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? रिमोट सेंसिंग उपग्रह। इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होते हैं पेसिव, एक होते हैं क्या? निष्क्रिय। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं? दो टाइप के, कौन से? पेसिव और सक्रिय। और कौन से उपग्रह? निष्क्रिय उपग्रह। ठीक है, ये क्या होगा? हमारे रिमोट सेंसिंग दो टाइप के। सक्रिय उपग्रह यानी कि जो स्वयं की ऊर्जा से संचालित होते हैं उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? सक्रिय उपग्रह। और जो निष्क्रिय होते हैं, जो सूर्य विकिरणों का उपयोग करते हैं। किसका? सूर्य विकिरणों का उपयोग करते हैं किसके लिए? कार्यों को संचालित करने के लिए, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? निष्क्रिय उपग्रह। अब इसके पश्चात कौन से होते हैं? संचार उपग्रह। जिन उपग्रहों के माध्यम से हम लोग दूर संचार उपग्रह यानी कि दूर संचार गतिविधियों या फिर संचार इत्यादि को संपन्न करते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? दूर संचार उपग्रह। जैसे कि भारत का कौन सा है? इनसेट है। और यह रिमोट सेंसिंग कौन सा होगा? IRS श्रेणी के उपग्रह। ठीक है, और संचार के लिए कौन सा उपग्रह है भारत के लिए? इनसेट। ठीक है, इसके पश्चात नेविगेशन के लिए उपग्रह। ठीक है, नौवहन के लिए उपग्रह। ठीक, नौवहन क्या होता है कि आपकी जो ट्रैकिंग है उस चीज को संचालित करने के लिए जो उपग्रह स्थापित किए जाते हैं कहाँ पर? स्पेस में, उसे ही क्या बोलते हैं? नेविगेशन सैटेलाइट। ठीक है, जैसे कि भारत का कौन सा है? IRNSS। और क्या है? गगन। ये भारत के हैं। ठीक, ये क्या होगा हमारे? उपग्रह। कौन से प्रकार के? तीन प्रकार के। ठीक है, वैश्विक परिदृश्य में। साथ ही आप लिख लीजिए क्या? प्रयोगात्मक उपग्रह। कौन से? प्रयोगात्मक उपग्रह।
फिर और लिख लीजिए यहाँ पे अंतर्ग्रही, इंटर प्लैनेटरी सैटेलाइट, अंतर्ग्रही उपग्रह, ऐसे उपग्रह जिनका उपयोग हम दूसरे ग्रहों की दूसरे ग्रहों की जानकारी को कलेक्ट करने के लिए कहाँ स्पेस में स्थापित करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, अंतर्ग्रही उपग्रह कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी कि उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग उपग्रह किसके आधार पर पढ़ेंगे, इसरो के आधार पर। किसके आधार पर, इसरो के आधार पर सैटेलाइट के टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, किसके, इसरो के आधार पर। तो आइए इसरो के आधार पर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले संचार उपग्रह, कौन सा, संचार उपग्रह, ऐसे उपग्रह जिनका उपयोग दूर संचार, दूरदर्शन प्रसारण, ठीक है, सामाजिक उपयोग, पूर्वानुमान, किसके लिए, मौसम के पूर्वानुमान, आपदा चेतावनी इत्यादि कार्यों को संपन्न करने के लिए जिन उपग्रहों का उपयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, संचार उपग्रह। ठीक है, और भारत का संचार उपग्रह कौन सा है, इनसेट प्रणाली। क्या है, इनसेट प्रणाली। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, संचार उपग्रह। इसके पश्चात इसरो का दूसरा टाइप क्या हो जाएगा, भू प्रक्षेपण उपग्रह। ठीक है, क्या है, भू प्रक्षेपण उपग्रह, या इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग उपग्रह। ठीक है, रिमोट सेंसिंग मैंने आपको बता दिया, रिमोट सेंसिंग होती क्या है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन की, वस्तु के फिजिकल कांटेक्ट में आए बिना उसकी समस्त इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेना ही क्या कहलाता है, रिमोट सेंसिंग कहलाता है। ठीक है, या सुदूर संवेदन बोलते हो। और इसके लिए भारत ने कौन कौन से उपग्रह स्थापित किए हैं अंतरिक्ष में। देखिए, आप एक IRS श्रेणी याद कर लीजिए, कार्टोसेट याद कर लीजिए, आप ओशियन सेट याद कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्रमुख, एक सरल है, ठीक है, जो फ्रांस और भारत का है। ठीक, निशार है, नासा और किसका, इसरो का है। तो ये क्या हो जाएंगे, भू प्रक्षेपण उपग्रह हो जाएंगे। फिर तीसरा टाइप देखते हैं हम लोग इसमें, वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान उपग्रह, वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान उपग्रह। ठीक है, यानी कि इनका सिंपल सा अर्थ होता है खगोलिकी और खगोल भौतिकी। ठीक है, यानी क्या बोल सकते हैं हम लोग, खगोल भौतिकी, ग्रही विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान और वायुमंडल विज्ञान और सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में जिन, या सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में जिन उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है उन्हें ही क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान उपग्रह कहा जाता है। इसके माध्यम से हम लोग दूसरे ग्रहों की, क्या बोलते हैं, दूसरे ग्रहों की बारे में जानकारी कलेक्ट करते हैं। साथ ही हम लोग जो हमारा यूनिवर्स कैसे संचालित होता है उसकी प्रक्रिया को जानते हैं। ठीक है, वायुमंडल में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं उनका अध्ययन करते हैं, किसके माध्यम से, वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान उपग्रहों के माध्यम से। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान उपग्रह। ठीक, अब चौथा इसी में देखते हैं हम लोग, चौथा कौन सा है, चौथा नौवहन उपग्रह। ठीक है, नौवहन उपग्रह क्या है, नौवहन उपग्रह ऐसे उपग्रह जिनका उपयोग हम लोग नेविगेशन के लिए करते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। ठीक है, जैसे कि नगर विमानन, जैसे हम लोग को क्या उड़ाना है, एक प्लेन उड़ाना। अब प्लेन की गति और दिशा को निर्देशित करने के लिए जिन उपग्रहों को स्थापित किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, नौवहन उपग्रह। और भारत में इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आप याद कर लीजिए, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, कब बना थे, 2013 में। फिर गगन याद कर लीजिए आप। ठीक है, 2015 में GPS एडेड, ठीक है, जियो सिंक्रोनाइज ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन सिस्टम, इसको किसने डेवलप किया था, इसरो और AII, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डेवलप किया था। किसको, गगन को। ये किसके होगा, भारत के होगा। और GPS किसका है, ये USA का है। ठीक है, फिर आपने सुना होगा क्या, गैलीलियो, गैलीलियो किसका है, ये यूरोप का है। ठीक है, और ZQSS ये किसका है, ये जापान का है। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे, और यहीं पे आप
बाइडू भी कर सकते हैं। बाइडू किसका है? ये चाइना का है। ठीक है, तो ये इतने सारे नौवहन उपग्रह हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग इसरो के आधार पर पढ़े तो आपको दो प्रकार के उपग्रह याद करने, IRNSS और गगन। ठीक, इसके पश्चात आप परीक्षणात्मक उपग्रह, पांचवा टाइप हो जाता है क्या? परीक्षणात्मक उपग्रह। ठीक है, ऐसे उपग्रह जिनका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कार्यों को, किसी भी यानी कि अंतरिक्ष रिलेटेड जो भी हमारे कार्य होंगे उनके अध्ययन के लिए करते हैं। जैसे कि हम लोग को किसका, एटमॉस्फेयर का अध्ययन करना है, तो हम लोग क्या भेजेंगे, एक सैटेलाइट भेजेंगे, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परीक्षणात्मक उपग्रह की श्रेणी में रखते हैं। फिर है छठवा टाइप है इसरो के अनुसार, कौन सा है, लघु उपग्रह। ठीक है, ऐसे उपग्रह जिनका साइज छोटा होता है, ठीक है, जिनका भार कितना होता है, 500 केजी से भी कम होता है, उन उपग्रहों को किस श्रेणी में रखा जाता है, लघु उपग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। और इनका उपयोग क्या होता है, जो भी हमारे कार्य होते हैं, छोटे छोटे कार्यों को संचालित करने के लिए, किसके, स्पेस के छोटे कार्यों को संचालित करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपदा मॉनिटरिंग के लिए छोटा सा कोई उपग्रह स्थापित कर लिए, या फिर वायुमंडल में जो भी परिवर्तन या चेंजेस हो रहे हैं उसके अध्ययन के लिए। ठीक, तो ये क्या हुआ हमारा लघु उपग्रह। अब सातवां है विद्यार्थी उपग्रह या फिर स्टूडेंट सैटेलाइट। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए जो उपग्रहों की स्थापना की जाती है इसरो के द्वारा, उसे ही क्या कहा जाता है, स्टूडेंट सैटेलाइट कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे कि इसरो के आधार पर कितने प्रकार के उपग्रह हैं। सबसे पहले संचार उपग्रह, संचार के पश्चात भू प्रक्षेपण उपग्रह, तीसरा कौन सा है, वैज्ञानिक अंतरिक्षयान उपग्रह, चौथा वैश्विक नौवहन उपग्रह, चौथा पांचवा क्या है, परीक्षणात्मक उपग्रह, छठवा क्या है, लघु उपग्रह, और सातवां क्या है, विद्यार्थी उपग्रह। ठीक है, ये किसके आधार पर हुए, इसरो के आधार पर हुए उपग्रह। ठीक है, अब सिंपल सी चीजें, यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को ही मिलेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स है यहाँ पे। ठीक है, भारत के प्रमुख उपग्रहों के। ठीक, अब देखते हैं हम लोग भारत के प्रमुख संचार उपग्रहों के एग्जाम्पल। सबसे पहले इनसेट। ठीक है, इनसेट क्या है, ये संचार उपग्रह है। इसके पश्चात आपने सुना होगा जीसैट। ठीक, जीसैट के पश्चात भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था, एप्पल। ठीक, कौन सा, एप्पल। और ये कब स्थापित हुआ था, ये 1981 में। कब, 1981 में। और साथ ही हेमसेट कब, 2005 में स्थापित हुआ था। ये कौन सा, संचार उपग्रह। अब देख लेते हैं पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह के एग्जाम्पल। कौन कौन से हैं पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह के एग्जाम्पल, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, कौन सा होगा, रिसोर्स सेट। रिसोर्स सेट, कार्टोसेट सीरीज 1 2 3 4। ठीक है, 1 2, 2A और 2B, ये क्या है, कार्टोसेट की सीरीज है। इसके पश्चात रीसेट, रीसेट 1 2, ओशियन सेट। ये देख ली आप, ये नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चंस आएगा ही प्रीलिम्स में ना। और उन्होंने मेंशन किया हुआ स्पष्टतः क्या, स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक, और भारत की उपलब्धियां तो ये यहीं पर आधी उपलब्धियां मैं आपको गिना दे रहा हूँ। ठीक है, इसके पश्चात कल्पना, मेगाट्रॉपिक्स, ये सब क्या है, ये पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह, यानी कि हम इसे ही क्या बोल सकते हैं, रिमोट सेंसिंग भी कह सकते हैं। ठीक, और सरल, भारत और फ्रांस का जो संयुक्त प्रयास है, निसार। ठीक, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह। और इनका उद्देश्य क्या होता है, कृषि, जल संसाधन, शहरी नियोजन, ग्रामीण विकास, खनिज पर्यवेक्षण, पर्यावरण, वानिकी, सागर संसाधन या फिर समुद्री संसाधन, आपदा प्रबंधन इत्यादि के क्षेत्र में क्या करना, अनुसंधान कार्य करना। इनका क्या होता है, उद्देश्य होता है किनका, पृथ्वी पर्यवेक्षण
उपग्रहों का। और संचार उपग्रहों का उद्देश्य क्या होता है? दूर संचार, मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाना। अब तीसरा क्या है? मौसम उपग्रह। ठीक है, तीसरा क्या है? मौसम उपग्रह। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? मैटसेट, क्या हो जाएंगे? मैटसेट। इसके पश्चात इनसेट, इनसेट का स्पेशल है 3D। ठीक है, इसे 2013 में लॉन्च किया गया था। ठीक, फिर कल्पना, ये क्या हो जाएंगे? हमारे मौसम उपग्रह। और इसका उद्देश्य क्या होता है? मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए, ठीक है, इनका कार्य है। फिर देखते हैं हम लोग नौवहन उपग्रह के एग्जाम्पल। तो भारत में कौन कौन से नौवहन उपग्रह है? रिपीटेड हो रहा है लेकिन सही है, आपको चीजें याद हो जाएगी। IRNSS, कौन सा है? IRNSS। ठीक है, भारतीय इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और इसका विकास कब किया गया था? 2013 में विकास किया गया था इसका। और इसे किस लॉन्च व्हीकल के माध्यम से भेजा गया था? PSLV C-22। ठीक है, मैं भी आपको, जब हम लोग भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में उपलब्धियां पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल में PSLV, GSLV, ASLV, RLV, इन सब चीज का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके पश्चात देखिए, इसे ही मोदी जी ने क्या नाम दिया था? नाविक नाम दिया था। किसको? IRNSS को। ठीक, इसके पश्चात क्या है? गगन। गगन का फुल फॉर्म क्या है? GPS एडेड जियो ऑग्यूमेंटेटेड नेविगेशन। ठीक है, इसको किसने डेवलप किया था? इसरो के साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। कब? 2015 में। और इसकी क्षमता कितनी होती है? तो भारत के अलावा, ये भारत हो गया, भारत के अलावा 1500 किलोमीटर के आसपास का एरिया कवर करेगा ये। और साथ ही इसकी जो परिशुद्धता हो गया या एक्यूरेसी होगी, वो कितनी होगी? 15 से लेके 20 मीटर की होगी। ठीक है, कि इतनी एक्यूरेसी से आपको ये जानकारी दे देगा किसकी? सतह की। तो ये क्या हो गया? हमारा गगनयान। ठीक है, और फिर इसके पश्चात प्रायोगिक उपग्रह के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? प्रायोगिक उपग्रह के एग्जाम्पल हो जाएंगे क्या? रिमोट सेंसिंग और मौसम आधारित उपग्रहों को ही किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रायोगिक उपग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि इसरो के आधार पर कितने उपग्रह हैं। ठीक है, वैश्विक परिदृश्य के आधार पर सैटेलाइट्स के टाइप कितने हैं। ठीक, ये हो गया क्या? हमारा उपग्रह वाला सेक्शन। अब हम लोग देखेंगे क्या? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। देखिए, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की, कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से हम लोग पृथ्वी के बाहर, यानी कि वायुमंडल के ऊपरी ऊपरी क्षेत्र के बारे में या स्पेस के बारे में जानकारी कलेक्ट करने के लिए, या फिर उनके अन्वेषण, इन्वेंशन, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रयोगात्मक उपग्रहों को संचालित करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी। देखिए, अब आपको बताता हूँ स्पेस कहाँ से माना जाता है। ये हो गई पृथ्वी। ठीक है, ये वायुमंडल। ठीक, वायुमंडल में 100 किलोमीटर के पास में एक लाइन होती है, इसको बोलते हैं क्या? करमन लाइन या कारमान लाइन। ठीक है, जो भी आपको पेपर में देखने को मिले कारमन करके, इसके ऊपर से ही क्या शुरू हो जाता है? स्पेस शुरू हो जाता है या फिर अंतरिक्ष लग जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? कारमन लाइन। कहाँ से? पृथ्वी के सतह से लेकर के 100 किलोमीटर के ऊपर का जो क्षेत्र कहलाता है, 100 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र क्या कहलाता है? स्पेस या अंतरिक्ष कहलाता है। ठीक है, और इसके अध्ययन के लिए, किसके? अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों द्वारा जिस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता है उसे ही क्या कहा गया? स्पेस टेक्नोलॉजी कहा गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी के बाहरी क्षेत्र में जिन उपग्रहों को स्थापित किया जाता है उन्हें कक्षा के आधार पर स्थापित किया जाता है। आपने सुना होगा लोअर अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और हायर अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? भू संक्रमणकालीन ऑर्बिट। ठीक है, इन सब चीज का हम लोग इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे। कब? अभी। ठीक है, आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक,
अब देखते हैं सैटेलाइट ऑर्बिट कितने टाइप की होती है। ठीक है, सैटेलाइट ऑर्बिट या फिर उपग्रही कक्षा कितने टाइप की होती है। सबसे पहले हम लोग किसके आधार पर देखेंगे, ऊंचाई के आधार पर या फिर हाइट के आधार पर देखते हैं। सबसे पहले क्या, LEO, इसी को क्या बोलते हैं हम, लो अर्थ ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट या फिर निम्न भू कक्षा। निम्न भू कक्षा ये हम लोग किसके परिदृश्य में पढ़ रहे हैं, वैश्विक परिदृश्य में, कि जो एक टेक्नोलॉजी मानते हैं हम लोग, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी, उसके आधार पर, वैश्विक मानकों के आधार पर ऑर्बिट को कितने आधार पर डिवाइड किया गया उसे ही देख रहे हैं। पहला क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट। अब इसकी ऊंचाई कितनी होती है, सबसे पहले तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है, लिख आप नोट डाउन करते चलिएगा। देखो मेरे द्वारा तो आपको PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी, कहाँ पर, हमारे टेलीग्राम चैनल MCS क्लासेस 2024 न्यू कंटेंट में। लेकिन आपको आप नोट डाउन करते चलेंगे, आपको चीज़ें यहीं के यहीं याद होते चलेंगे। देखिए लोगों को लगता है कि बहुत ही टफ सब्जेक्ट है ये, क्या, स्पेस टेक्नोलॉजी, लेकिन मुझे लगता है बहुत ही आसान है, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, शायद मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी आसान लैंग्वेज में आपको बता पाएगा। ठीक है, देखिए लो अर्थ ऑर्बिट की हाइट कितनी होती है, सबसे पहले तो 800 किलोमीटर से लेकर के कितनी, 2000 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक के क्या होता है, लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट होता है। अब यहाँ पे देखिए इसका आवर्तकाल कितना होता है, यहाँ पे स्थापित उपग्रहों का आवर्तकाल तो सिंपल सा है, 90 मिनट से लेकर के 180 मिनट। ठीक है, और यहाँ पे स्थापित उपग्रहों का पथ कैसा होता है, ध्रुवीय पथ होता है। कैसा, ध्रुवीय पथ। मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये उपग्रह यहाँ पे स्थापित किया गया, तो इसका जो पथ होगा, कैसा पथ होगा इसका, देख लीजिए ये ऐसा परिक्रमा करेगा, कैसे, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ध्रुवीय पथ बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर कौन से उपग्रहों को स्थापित किया जाता है, यहाँ पे रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को स्थापित किया जाता है। कौन से, रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को स्थापित किया जाता है। और इनका कार्य क्या होता है, उपग्रह फोटो खींचकर पृथ्वी में भेजते हैं। क्या करते हैं, उपग्रह फोटो खींचकर, यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह फोटो क्लिक करते हैं, कहाँ से, स्पेस से, किसकी, पृथ्वी की, और पुनः उसे किस पर भेजते हैं, पृथ्वी पर भेजते हैं। यहीं पर इसी लो अर्थ ऑर्बिट में ही कौन कौन से उपग्रह स्थापित किए गए हैं। देखिए एक तो हबल टेलीस्कोप, कौन सा, हबल टेलीस्कोप भी यही स्थापित किया गया। जासूसी उपग्रह भी कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, लो अर्थ ऑर्बिट, पहला ऊंचाई के आधार पर सैटेलाइट। अब इसके पश्चात देखेंगे हम लोग क्या, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट या इसे क्या बोलते हैं, मध्यम भू कक्षा। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 8000 किलोमीटर से लेकर के 20,000 किलोमीटर। ठीक, इसका आवर्तकाल कितना होता है, देखिए ये आपको याद रखना है, ये प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, मेंस में पूछा गया है ये। ठीक है, इसका आवर्तकाल कितना होता है, 6 से लेकर के 15 घंटे होते हैं इसके आवर्तकाल। ठीक है, और इसका पथ कैसा होता है, इसका पथ भी क्या होगा, ध्रुवीय पथ होगा, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर ये पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कौन से उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, नौवहन उपग्रहों को स्थापित किया जाता है। कौन से, नौवहन उपग्रहों को स्थापित किया जाता है, जैसे कि GPS USA का है, ग्लोनस रसिया का है। ठीक है, भारत का कौन सा है नौवहन उपग्रह, IRNSS है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, लोअर मिडिल अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, मध्यम भू कक्षा। अब चौथा क्या, तीसरा क्या हो जाएगा, जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट या इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, भू संक्रमणकालीन उपग्रह। क्या बोलते हैं, भू संक्रमणकालीन उपग्रह। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर। ठीक है, IMP है। इसका आवर्तकाल कितना होता है, 24 घंटे होते हैं, कितने, 24 आवर्स होते हैं। ठीक, और साथ ही इनका पथ कैसा होगा, विषुवतीय वृत्ताकार होगा। कौन सा होगा, विषुवतीय वृत्ताकार, या हम बोल सकते हैं
ये पृथ्वी है और यहाँ पर ही उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। ये विषुवत के सापेक्ष क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। किसकी, पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इसी या फिर पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर ये गति करते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट। ठीक है, भू संक्रमणकालीन कक्षा, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर। आवर्तकाल कितना होता है, 24 घंटे होता है। ठीक है, पथ कैसा होता है, विषुवतीय होता है। अब यहाँ पर कौन से उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, सबसे पहले संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। ठीक, मौसम आधारित उपग्रहों को यहीं पर स्थापित किया जाता है। ठीक है, जैसे भारत का इनसेट श्रेणी का उपग्रह यहीं पर स्थापित है। कहाँ पर, भू संक्रमणकालीन कक्षा में। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, किसके आधार पर, ऊंचाई के आधार पर उपग्रह कक्षा के प्रकार। ठीक, अब हम लोग देखेंगे उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर किसके प्रकार, कक्षा के प्रकार। सबसे पहले ध्रुवीय ऑर्बिट। ठीक है, ध्रुवीय ऑर्बिट या फिर हम बोलते हैं इसको क्या, पोलर ऑर्बिट। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा इसी में, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और तीसरा क्या हो जाएगा, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये तीन क्या हो जाएंगे, उपयोग के आधार पर हो जाएंगे। देखिए हम लोग इसको कंपेयर करके पढ़ते हैं। देखिए इसका पथ कैसा होगा, ध्रुवीय ऑर्बिट का पथ, सिंपल सी बात है, इसी के नाम से ही स्पष्ट है, इसका पथ कैसा होगा, ध्रुवीय होगा। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 800 से लेकर के कितनी, 2000 किलोमीटर के मध्य यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की हाइट कितनी होगी, 36,000 किलोमीटर। ठीक है, इसका पथ कैसा होगा, विषुवत के सापेक्ष 0 डिग्री कोण पर ये क्या करेगा, परिक्रमा करेगा। ये क्या है, 0 डिग्री, और इसी के सापेक्ष ये क्या करेगा, इसकी परिक्रमा करेगा। तो इसका पथ कैसा होगा, विषुवतीय रेखा के सापेक्ष 0 डिग्री कोण पर परिक्रमा करेगा। और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर होती है। और ये विषुवत के सापेक्ष 8 डिग्री कोण बना करके क्या करेगा, ये पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। कितना, 8 डिग्री के कोण बना करके। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, पोलर ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी कि जियो भू स्थितिक उपग्रह और भू संक्रमण कालीन उपग्रह। और इस ध्रुवीय ऑर्बिट का आवर्तकाल कितना होता है या फिर टाइम पीरियड कितना होता है, 90 से लेकर के 180 मिनट होता है। ठीक है, और बाकी जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस का आवर्तकाल कितना होता है, 24 घंटे होगा। ठीक, और ये जो ध्रुवीय ऑर्बिट होते हैं या ध्रुवीय कक्षा होती है, सूर्य के सापेक्ष क्या होते हैं, ये स्थिर होते हैं। ठीक है, सूर्य के सापेक्ष स्थिर होते हैं, इसलिए इसे सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट भी कहा जाता है। क्या, सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट, या सूर्य संक्रमणकालीन कक्षा भी कहा जाता है। ठीक है, ये मेंस में 3 नंबर में पूछ चुका है, क्या, सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट सॉरी क्या होती है करके। ठीक है, और यहाँ पर कौन से उपग्रहों को स्थापित किया जाता है, सिंपल सी बात है, जिसकी हाइट कम होगी या जिन उपग्रहों की हाइट कम होगी वहां पर रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को क्या किया जाता है, स्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, अब इसके पश्चात जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, इसका आवर्तकाल कितना होता है, 24 घंटे होता है। और यहाँ पर कौन से उपग्रह की स्थापित किए जाते हैं, संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। भारत का कौन सा संचार उपग्रह है, इनसेट संचार उपग्रह यहीं पर स्थापित, कहाँ पर, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। अब आते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का भी आवर्तकाल कितना होता है, 24 घंटे होता है। और यहाँ पर कौन से उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, मौसम उपग्रहों को स्थापित किया जाता है। ठीक है, अब साथ में कुछ अन्य ऑर्बिट भी है, जैसे आपने सुना होगा हाफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट। कौन सा, हाफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट। इस कक्षा के द्वारा देख लीजिए, आप डेफिनेशन याद करिएगा, इस कक्षा के द्वारा उपग्रहों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में स्थापित किया जाता है। आपने देखा होगा मंगल मिशन मूवी देखी है, मंगल मिशन में ही इस ऑर्बिट कक्षा का यूज किया गया, किसका, हाफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट कक्षा का यूज किया गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया क्या हो।
हाफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट। इसके पश्चात और एक ऑर्बिट होती है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है, क्या सीओ जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, या फिर हम बोल सकते हैं इसको भू संक्रमणकारी स्थानांतरित कक्षा। वे कक्षा जिसमें उपग्रह अपनी लक्षित कक्षा में स्वयं स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी कि एक बार मैंने जिस कक्षा को निर्धारित कर लिया उसी कक्षा में वो अपने आप स्थापित हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक, और यह इसकी जो कक्षा होती अति दीर्घ वृत्ताकार कक्षा होती है। कैसी? अति दीर्घ वृत्ताकार कक्षा होती है किसकी? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत जाएगी, लेकिन आप एक दो बार लेक्चर देख लेंगे, बहुत ही आसान है ये। ठीक, यहाँ तक कि क्या हो गया, हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई। यहाँ पर हमारी टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है, इतनी टेक्नोलॉजी आपको याद रख रही है क्या? ऑर्बिट, ऑर्बिट किस ऑर्बिट में किस प्रकार के सैटेलाइट्स को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, क्या उसका काम होगा, उनका आवर्तकाल कितना है, ठीक है, कितनी हाइट है। ठीक, इसी के माध्यम से सारे उपग्रहों को क्या किया जाता है, अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग देखेंगे क्या इंडिया में जो हमारी स्पेस एजेंसी है इसरो, उसके द्वारा क्या क्या अचीवमेंट्स अब तक के प्राप्त, क्या क्या अचीव वो कर चुका है, उनका करंट रिलेटेड और क्या उसकी हिस्ट्री क्या रही है, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, साथ ही हम लोग आने वाले भविष्य में जो भी मिशन संचालित किए जाएंगे इसरो के माध्यम से, उनको भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग MCS क्लासेस।